बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुढ़ापा काबिल इलाज है, यानी कि बूढ़े होने से बचा जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो हैं ये कह रहे हैं। अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी, फ्रांस, जापान, मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं और मुमकिन है कि मुस्तक़बिल करीब में कोई ऐसी मेडिसिन आ जाए, कोई ऐसी पिल आ जाए, कोई ऐसी टैबलेट आ जाए जो एंटी एजिंग के लिए हो कि आपको उसे खाएँ और एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाए या रिवर्स हो जाए। और कुछ थेरापीज़ भी की जा रही हैं, जैसे HBOT, ये भी थेरापी है जिसमें ऑक्सीजन लेवल को एकदम बढ़ा दिया जाता है, 100 लेवल से 2000 तक ले जाया जा सकता है और उसे फ़ौरन नीचे ले जाते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें बॉडी में कुछ ट्रिगर जो हैं वो ऑन होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो नेचुरली एंटी एजिंग का काम शुरू कर देती है। खैर, बहरहाल बात यह है कि एजिंग जो है ये इसको स्लो किया जा सकता है, एजिंग को रोका जा सकता है, एजिंग को रिवर्स किया जा सकता है। ये साइंटिफिक फैक्ट बनता जा रहा है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर आप बुढ़ापे से बच सकते हैं या उसका इलाज कर सकते हैं तो फिर डायबिटीज़, शुगर, उसका इलाज होना चाहिए, ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का इलाज होना चाहिए, दमे का, अस्थमा का इलाज होना चाहिए और मोटापे का इलाज तो ज़ाहिर हो ही रहा है, लेकिन टू सम एक्सटेंट उसका भी इलाज मुमकिन नहीं हो रहा, यानी कि सही इलाज होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो क्या वजह है कि हम इन मेडिकल कंडीशंस के अंदर पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं? शुगर का मरीज़ सारी ज़िंदगी दवाएं खाता है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ सारी ज़िंदगी दवाएं खाता है, अस्थमा का मरीज़ सारी ज़िंदगी दवाएं खाता है। इसका मतलब ये है कि अगर बुढ़ापे का इलाज हो सकता है तो इन बीमारियों का भी इलाज मुमकिन है। हमें ढूंढना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा, लेकिन मुमकिन होगा। और जो भी गोली, जो भी पिल, जो भी कैप्सूल, कोई भी टैबलेट ऐसी होगी जिससे बुढ़ापे का इलाज हो रहा होगा, वो डेफिनेटली आपकी शुगर को मेंटेन करने के लिए फ़ायदेमंद होगी, वो डेफिनेटली आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए फ़ायदेमंद होगी, वो अस्थमा की कंडीशन को बेहतर करने के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ऐसा ही होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं अपने साथ। क्या हम रोज़मर्रा की ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे हम एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकें या रिवर्स कर सकें या हम अपनी सेहत को बेहतर कर सकें? वो कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले हमें ग़िज़ा को समझना पड़ेगा। हमारी ग़िज़ा है क्या? हमारी ग़िज़ा जो है 2 हिस्सों में तकसीम है। इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमें एनर्जी देते हैं। और दूसरी तरफ विटामिन्स हैं, जिसमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं A, D, E and K, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, विटामिन B कम्प्लेक्स है, विटामिन C है, फॉलिक एसिड है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और मिनरल्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, क्रोमियम, एक लिस्ट है पूरी। तो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ इस्तेमाल करने हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारी ग़िज़ा अनफॉर्चुनेटली जो हमें दी जा रही खाने के लिए, चाहे वो दालें हैं, सब्ज़ी हैं, गोश्त हैं, फल है, कुछ भी है, तमाम चीज़ें अपने वज़न में पूरी हैं, ग़िज़ाइयत में कम है। यानी कि गंदम का एक दाना अपने वज़न में पूरा है, ग़िज़ाइयत में कम है। हम बड़े शौक़ से ताज़ा सेब ख़रीद लाते हैं, आजकल आम का सीज़न है, आम ले आते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अपने वज़न में पूरी हैं, ग़िज़ाइयत में कम है। कौन सी ग़िज़ाइयत में कम है? उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम है, उनमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स ये ज़्यादा हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं। जैसे कि 1 गिलास दूध में आप 3 गिलास पानी मिला दें, थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ी सी चीनी डाल दें, वाइटनर डाल दें, गाढ़ा करने के लिए कोई चीज़ डाल दें अंदर, तो इससे क्या होगा? वो 4 गिलास दूध नहीं होगा। वो नज़र आएगा दूध जैसा, लेकिन दूध नहीं है, वो दूध 1 गिलास ही है, ग़िज़ाइयत में 1 गिलास दूध वाली है। तो उसमें आपने ऑल्टर कर दिया उसे, उसके अंदर आपने 3 गिलास पानी मिलाकर उसे 4 गिलास दूध बना दिया। इस तरह से उसके अंदर क्या हुआ कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो विटामिन, मिनरल, सॉल्ट्स वगैरह हैं, वो कम हो गए। यही हालत हमारी तमाम ग़िज़ाओं का है। हम पहले एक ज़मीन के एक रकबे से, 1 एकड़ से 10 मन 12 मन गंदम लेते थे। अब हम क्या करते हैं? अब हम उसी 1 एकड़ रकबे से 100 मन गंदम ले रहे हैं। तो हमने क्या किया? हमने प्रोडक्शन बढ़ा दी। तो भैंस जो चारा खा रही है, वो चारा जो है उसके अंदर भी कमी है। तो भैंस का दूध जो डायरेक्ट आप नीचे से ले रहे हैं, उससे भैंस से ले रहे हैं, गाय से ले रहे हैं, अगर वो कोई कहता है जी मैं वहीं से पीता हूँ और वो
डायरेक्ट मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं खालिस दूध ले रहा हूँ, तो वो भी ये सुन ले कि वो खालिस ले रहा है लेकिन नामुकम्मल दूध है वो। ये हमारी तमाम ग़िज़ाओं के साथ इस दौर में ऐसा ही हो रहा है। हमें करना क्या है, हमें अपनी तमाम ग़िज़ाओं के साथ जो कुछ भी हम खा रहे हैं हमें ऐड करना पड़ेगा सप्लीमेंट्स को। हमें वाइटामिन्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स ये ऐड करने पड़ेंगे। हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे और लेने चाहिए, मुख्तलिफ़ शक्लों में लें, अपने डॉक्टर से मशवरा करके लें, लेकिन ये ज़रूर लें। हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम ये सब चीज़ें हमें ज़रूरी हैं हमारे लिए, ये हमें लेनी पड़ेंगी। हमें डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे ये ऐड करनी पड़ेंगी, तो फिर हम एक बैलेंस डाइट की तरफ आएंगे और सेहत की तरफ वापस आएंगे। जो बुढ़ापे के असरात वक्त से पहले आते जा रहे हैं उनसे अब बच सकते हैं। सेहत आपकी यहाँ दांतों से शुरू होती है। हमें दिन में 2 से 3 दफ़ा दांत ब्रश करने चाहिए, दांत साफ़ करने चाहिए। पेस्ट की बजाय टूथ पाउडर का इस्तेमाल करें, क्योंकि पेस्ट में जो झाग बनती है वो शैम्पू बेस की है। तमाम शैम्पूज़ में जो बेस होती है वो ही पेस्ट में डलती है। तो आप कोशिश करें कि टूथ पाउडर का इस्तेमाल करें, पेस्ट का इस्तेमाल कम करें। कभी करें, बदल के चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि टूथ पाउडर का इस्तेमाल करें। तो ग़िज़ा जो है उसको इस तरह से हम लेंगे कि हमारी ग़िज़ा में दोनों चीज़ें शामिल होनी चाहिए। फिर आता है कि हर्ब्स, कुछ हर्ब्स को साथ ऐड कर लें, जो कि हमारे स्पाइसेस हैं, हमारे मसाले हैं जो कि किचन में मौजूद हैं। उनमें प्याज, ज़ीरा, सूखा धनिया, सौंफ, इन तीनों को मिक्स कर लें और 1 टीस्पून दिन में 2 से 3 दफ़ा इसको चबाएं। आप देखेंगे कि हेल्थी फीलिंग्स आपके अंदर आएंगी, कुछ हार्मोन्स डेवलप होंगे। हार्मोन पर इंशाल्लाह मैं आगे वीडियोस जो हैं वो बनाऊंगा कि जवानी के लिए कौन कौन से हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, सेहत को कैसे बरकरार रखते हैं, बुढ़ापे को कैसे दूर रख सकते हैं, इंशाल्लाह वो आगे बात करेंगे। जैतून का इस्तेमाल करें, जैतून का तेल इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल कौन सा इस्तेमाल करना है? एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। मार्केट में आपको ऑलिव ऑयल जो है वो मुख्तलिफ नज़र आते हैं, उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, वर्जिन ऑलिव ऑयल है, लाइट ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल है, पॉमेस ऑयल है। पॉमेस ऑयल इस्तेमाल ना करें पॉमेस ऑयल इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो खाने के लिए नहीं है, वो लगाने के लिए आप मसाज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जिसे ना पहले कहा करते थे कच्ची घानी का तेल, यानी कि वो तेल जो फर्स्ट प्रेस हो, फर्स्ट कोल्ड प्रेस ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो उसको इस्तेमाल करें खाने के लिए, जैतून, बकर। लेकिन पॉमेस ऑयल जब पल्प रह जाता है बाकी उसका, ड्राई पल्प रह जाता है, तेल निकालने के बाद जैतून के फल में से तेल निकलता है, तो उसको बाद उसको दोबारा उसमें पेट्रोलियम, एक ऑयल है, पेट्रोलियम जो है उसमें से एक तेल है जिसको शामिल किया जाता है उसमें, और वापस उसको जो है उसका तेल निकाला जाता है। तो इस तरह से जो है वो जो पॉमेस ऑयल है वो खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए बैन आइटम है, वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, सिर्फ आप मसाज के लिए करनी चाहिए आपको इस्तेमाल। तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है उसको इस्तेमाल करें, उसको बालों में लगाएं, उसको 1 चम्मच टीस्पून जो है वो डेली जो है मॉर्निंग में फ़र्स्ट टाइम लें उसको, और जैतून का फल इस्तेमाल करें। अपनी ग़िज़ाओं को सादा रखें, कैन फूड से बचें, पैक फूड से बचें। कोशिश करें कि घरेलू ग़िज़ाएँ जो हैं, सादा ग़िज़ाएँ जो हैं वो इस्तेमाल करें। ऐसी डाइटरी हैबिट्स आपको सेहतमंद रखेंगी, बुढ़ापे के असरात को, उनकी अलामत को आने से रोकेंगी, आपकी हड्डियों को, आपकी स्किन को, आपकी आँखों को, आपके बालों को, आपके पूरे जिस्म को मजबूत और स्ट्रॉन्ग रखेंगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।